नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे, है ना? अच्छे हैं तभी तो हम लोग अच्छे प्रकार से पढ़ पाएंगे। यदि हमारा मन, हमारा तन स्वस्थ नहीं है तो हम कोई भी कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। तो अपने आप को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मशीन की तरह से हमें अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रखना जरूरी है। बच्चों, बचपन से हम लोग कहानियां सुनते आ रहे हैं, है ना? और कहानी हम कितने भी बड़े हो जाएं, उसके प्रति हमारी जिज्ञासा, उसके प्रति हमारी रुचि कभी कम नहीं होती और ना ही कभी समाप्त होती है। और यदि कोई कहानी आपको बहुत ही ज़्यादा रोचक लगती है तो उसके विषय में और अधिक जानने की जिज्ञासा हमें हमेशा ही बनी रहे, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाए, बच्चे हों, जवान हों या बूढ़े हों। क्यों? क्योंकि हम बचपन से ही, छोटेपन से ही हम लोग कहानियां सुनते आ रहे हैं। तो आज का जो हमारा ये चैप्टर है या आज की जो हमारा ये पाठ है, अध्याय है, यह भी एक छोटी सी घटना से संबंधित है। इसको हम एक कहानी के नाम से भी बता सकते हैं या फिर हम इसको कह सकते हैं कि जीवन की एक सुखद घटना। तो बच्चों, आज जो हमारी ये घटना है या कहानी है, इसका नाम है न्याय मंत्री। न्याय मंत्री का मतलब होता है न्याय करने वाला मंत्री। अर्थात जो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के लिए न्याय की पूरी समुचित व्यवस्था करता है उसको हम न्याय अधिकारी कहते हैं। लेकिन पहले जमाने में जो राजाओं महाराजाओं का समय था, उस समय जब किसी एक ओहदे पर व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था तो उसको एक विशेष रूप से एक पद का नाम दिया जाता था। तो अभी जो हमारे ये न्याय करने वाले हैं, इसको यहाँ पर एक मंत्री का पद दिया गया है। बच्चों, ये घटना है उस समय की जब सम्राट अशोक का राज्य था। सम्राट अशोक एक बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही अच्छे सम्राट थे। उनके राज्य में किसी प्रकार का कोई भी समस्या जनता को नहीं थी। क्यों? उसका कारण यह था कि सम्राट अशोक हमेशा ही घूम घूम कर, विशेष रूप से रात्रि के समय देश अपना दूसरा बदल करके, अपना राजा का देश त्याग करके दूसरा देश बदल करके वह अपने राज्य में घूम घूम करके इस बात का पता लगाने का प्रयास करते थे कि मेरे राज्य में प्रजा को किसी प्रकार का कोई दुख तो नहीं है या प्रजा की कोई समस्या तो नहीं है। तो इसका उनको पता कैसे चलता था? जब वह एक दूसरे से रात्रि में जाकर के किसी से मिलते थे, एक साधारण व्यक्ति के रूप में। तो एक समय क्या हुआ, जब सम्राट अशोक ऐसे ही अपने राज्य में इसी प्रकार से घूम रहे थे, तो घूमते घूमते वह एक व्यक्ति के घर के बाहर पहुंचे। अभी रात्रि हो जावा हो गई थी और सम्राट अशोक को प्यास भी लग गई थी। तो सम्राट अशोक ने सोचा कि जो सामने मुझे घर दिखाई दे रहा है, क्यों ना मैं जा करके उसी व्यक्ति से सहायता लूं और आज रात्रि को मैं उसी के घर में विश्राम करूं। यह विचार करके सम्राट अशोक ने उस घर का दरवाजा खटखटाया। अभी दरवाजे खटखटाहट की आवाज सुन करके अंदर से एक व्यक्ति निकल करके बाहर आया जो एक ब्राह्मण था। अब व्यक्ति ने पूछा कि महापुरुष या महाराज, या महाराज तो नहीं कह सकता क्योंकि वो उसको नहीं जानता था, वह एक साधारण व्यक्ति था। इसीलिए उसने पूछा कि महापुरुष जी आप कौन हैं, या श्रीमान जी आप कौन हैं, और इतनी रात को यहाँ किस प्रकार आप पहुंचे। तो जब महाराज ने ये बात सुनी तो उसने कहा कि मैं एक मुसाफिर हूँ और अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में किसी कारण से मुझको रात हो गई और मुझे थकान का अनुभव भी हो रहा है। तो यदि आप आज्ञा दें या यदि आपकी इच्छा हो तो मैं आज रात्रि आपके साथ गुजारना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी अपने घर जाने में असमर्थ हूँ। उस ब्राह्मण का नाम बच्चों शिशुपाल। शिशुपाल ने जब उस व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में पाया तो उसने सोचा ठीक है, कोई समस्या नहीं है, आप आज रात्रि को मेरे घर विश्राम कर सकते हैं या आप मेरे घर रह सकते हैं। जब ये बात उन्होंने सुनी तो वह खुशी खुशी अंदर आ गए। अब दोनों अंदर चल करके शिशुपाल ने महाराज के लिए खाने का प्रबंध किया और रात्रि को सोने की व्यवस्था भी अपने घर में की। अब रात्रि में सोने से पहले जब वो दोनों बैठ करके आपस में बातें कर रहे थे, तब महाराज ने कहा कि सम्राट अशोक के राज्य में किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, किसी को न्याय व्यवस्था भी ठीक ठाक ही चल रही है। तो इस पर शिशुपाल ने कहा कि नहीं, न्याय व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी
सम्राट अशोक के राज्य में होनी चाहिए, क्योंकि सम्राट अशोक अपने सभी प्रजाजनों का अच्छे से ध्यान रखते हैं, उनकी सुख का उनके दुख का पूरी तरीके से वह व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो उनके राज्य में जिस प्रकार से न्याय व्यवस्था होनी चाहिए वैसी न्याय व्यवस्था मुझे दिखाई नहीं दे रही है। इस पर महाराज को थोड़ा अजीब लगा। उसने कहा, मैं तो इतना ध्यान रखता हूँ अपनी प्रजा का, सभी को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, न्याय की व्यवस्था अच्छी नहीं है, ऐसा इसलिए क्यों कह रहा है? तो उसने कहा कि यदि तुम मंत्री के पद पर हो जाओ, न्याय मंत्री के पद पर हो जाओ, तो क्या तुम इस न्याय व्यवस्था को और अधिक सुचारू रूप से चालू कर सकते हो? उसने कहा, हाँ, क्यों नहीं। उसने कहा, देखो, कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब व्यक्ति को काम करना पड़ता है तब उसकी सच्चाई उसको मालूम होती है कि वह कार्य कितना कठिन है। तो इस पर शिशुपाल हंसने लगे। उसने कहा, नहीं, यदि मुझे अवसर मिले तो मैं इस कार्य को सच करके दिखा सकता हूँ। अब महाराज ने ये बात उनकी सुनी और उसको उस व्यक्ति में कुछ बात नजर आई। उसने सोचा कि हो सकता है जब यह अपनी बात को इतना ठोस रूप से या इतना जोर दे करके कह रहा है कि यदि मुझे अवसर मिले तो मैं इस बात को प्रमाणित कर सकता हूँ, तो क्यों ना इस व्यक्ति को ही मैं न्याय मंत्री नियुक्त करूँ। ऐसा विचार करते करते महाराज ने सुबह उठ करके उस व्यक्ति से आज्ञा ली और कहा कि आपके आतिथ्य सत्कार से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मैं बहुत खुश हूँ। यह कह करके वह महाराज वहां से चले गए। अभी कुछ दिन व्यतीत हो जाने के बाद राजा के सिपाही शिशुपाल के घर आए और आकर के कहने लगे कि चलिए, आपको महाराज ने बुलाया है। अब यह बात सुनकर के शिशुपाल को अंदर से थोड़ी सी घबराहट हुई। कहने लगे, अरे मैंने तो महाराज के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा, फिर क्यों अचानक महाराज ने मुझे बुलाया? महाराज मुझे कैसे जानते हैं? फिर अचानक उसको उस दिन की घटना याद आई। अरे उस दिन एक महापुरुष मेरे घर में आए थे और मैंने कहा था कि राज्य की जो न्याय व्यवस्था है वो थोड़ी अच्छी नहीं है, वो ठीक नहीं चल रही है। तो हो सकता है उसने ही मेरे बारे में कुछ और दो चार बातें लगाकर महाराज के सामने कह दिया हो और महाराज को गुस्सा आ गया हो, इसीलिए महाराज ने अपने सिपाही भेज करके मुझे यहाँ पर बुलवा भेजा। अब यह सोचते सोचते शिशुपाल ने सोचा, चलो ठीक है, चलकर देखते हैं क्या बात है, क्यों महाराज ने हमको बुलाया है और ऐसी क्या समस्या है कि महाराज हमको अचानक बुलाने लगे। ये तो वहां जाने के बाद ही पता चला। अब ये सोचते सोचते शिशुपाल उन सिपाहियों के साथ राजा के दरबार में पहुंच गए। अब जैसे ही उस शिशुपाल ने राजा के दरबार में प्रवेश किया तो वह सामने उस महान पुरुष को राजा के रूप में देख करके आश्चर्यचकित रह गया। उसको बहुत ही पहले तो आश्चर्य हुआ कि अरे ये तो वही महाराज हैं जो उस दिन मेरे घर एक आम इंसान के रूप में आए थे। लगता है जरूर मुझसे कोई गलती हो गई है या मुझसे कोई दोष हुआ है, जिसके कारण महाराज ने मुझे यहाँ पर अपने सामने उपस्थित करवाया है राज दरबार। अब राजा ने कहा कि उस दिन तुमने कहा था कि तुम न्याय व्यवस्था को और अधिक सुचारू रूप से संचालित कर सकते हो मेरे राज्य में। यदि मैं तुम्हें न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त करूं तो क्या तुम अपने उस कार्य को अच्छी प्रकार से संभाल पाओगे, या आज भी आप अपनी उस बात पर अड़िग हैं कि जो उस दिन कहा था कि यदि मुझे अवसर मिलेगा तो मैं इस न्याय व्यवस्था को और अधिक सुचारू रूप से संचालित कर दूंगा। अब पहले तो शिशुपाल थोड़ा सा सकुचाए, उनके मन में थोड़ी सी घबराहट हुई, लेकिन फिर उन्होंने अचानक मन को निश्चय करके यह बात स्वीकार कर ली। उसने कहा, हाँ महाराज, यदि आप मुझे अवसर देंगे तो मैं जरूर ही उस बात को प्रमाणित करके दिखा दूंगा। अब अशोक सम्राट ने सोचा कि ठीक है, अब यह तो आज से सारे राज दरबारियों के सामने उन्होंने ये घोषणा की कि आज से क्या अभी से शिशुपाल हमारे न्याय मंत्री नियुक्त होते हैं। और ऐसा कह करके अशोक सम्राट ने अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतार करके शिशुपाल को दे दी। अंगूठी उन्होंने किस लिए दी? अंगूठी इसलिए दी कि ताकि आज से तो हमारे मंत्री नियुक्त हुए। तो शिशुपाल ने वह अंगूठी धारण की और उसी दिन से वह राजा के दरबार में न्याय मंत्री के रूप में कार्य करने लगा। अब अच्छी प्रकार से दिन व्यतीत हो रहे थे कि एक दिन अचानक सुबह सुबह पता चला कि राजा के दरबारी की हत्या कर दी गई है, कि राजा के एक दरबारी की किसी ने हत्या कर दी। अब न्याय मंत्री शिशुपाल ने अपने सारे सिपाही इस घटना की खोज में लगा दिए कि
किसने, किस व्यक्ति के द्वारा उस राज दरबारी की मृत्यु की गई है या उसकी हत्या किसने की है, यह पता लगाने के लिए शिशुपाल ने अपने सिपाहियों को भेजा। लेकिन सिपाही ऐसे मत रहे। कई दिन बीत गए इस घटना को होते होते। शिशुपाल को क्या हुआ, बहुत चिंता होने लगी कि यदि मैं इस घटना का सही अपराधी पकड़ करके नहीं ला पाया तो राजा की नजरों में मैं गिर जाऊंगा, राजा की दृष्टि में मैं क्या हो जाऊंगा, छोटा हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने बड़े ही गर्व के साथ कहा था कि मैं आपकी न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कराऊंगा। अब यह बात सोच करके शिशुपाल बहुत परेशान थे। परेशानी में उन्होंने कई दिन निकाल लिए और उस बात की खोजबीन करने के लिए पूरी तरह से भी प्रयासरत रहे। अब एक दिन अचानक उनको खोज करते करते इस बात का प्रमाण मिल गया कि उस राज दरबारी की हत्या महाराज सम्राट अशोक के द्वारा ही की गई है। अब जैसे ही उसको इस बात की भनक लगी या इस बात का उनको विश्वास हुआ, उनको बड़ी घबराहट हुई। उसने कहा कि अपराध तो हुआ है और अपराध चाहे महाराज के द्वारा किया गया हो चाहे किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा किया गया हो, अपराध तो अपराध ही होता है, अपराधी को तो दंड अवश्य ही मिलना चाहिए। लेकिन शिशुपाल ये हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि वह किस प्रकार से यह बात दरबारियों के सामने कहे या महाराज के सामने कहे। वह इस संशय में पड़े हुए थे, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किस प्रकार से मैं यह प्रमाणित करूं कि यह जो अपराध किया गया है महाराज के द्वारा ही किया गया है। अब अगले दिन राज दरबार लगा तो महाराज ने सबसे पहले शिशुपाल से यही प्रश्न किया कि शिशुपाल, अभी पिछले दिनों हमारे राज्य में जो हत्या हुई थी, क्या तुमने उसके हत्यारे को पकड़ लिया है? शिशुपाल यह सुनकर पहले तो चुप रहा और महाराज की तरफ देखता रहा, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद उसने हिम्मत करके अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि महाराज, मैंने उस अपराधी को पकड़ लिया है और वह राज दरबार में ही उपस्थित है। तो महाराज ने कहा ठीक है, अपने सिपाहियों को आदेश दो कि वह उसको गिरफ्तार करें। बस तुरंत शिशुपाल ने अपने सिपाहियों को बोला कि जाओ और महाराज को गिरफ्तार करो। अब ये बात सुन करके पूरे राज दरबार में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा छा जाना, चुप्पी हो जाना, बिल्कुल शांति हो जाना। सब सोचने लगे शिशुपाल पागल हो गया है, सीधे सीधे महाराज पर ही आक्रमण कर दिया, सीधे सीधे महाराज को पकड़ने का आदेश दे दिया। ये बात सुन करके कुछ दरबारी को डर गए, लेकिन शिशुपाल अपने उस निश्चय से अड़िग नहीं रहे। वो क्या रहे, अटल रहे उस पर, अड़िग रहे उस पर और वो हटे नहीं वहां से। उन्होंने फिर सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ और सम्राट अशोक को गिरफ्तार करो। तो महाराज ने कहा ये क्या बदतमीजी है शिशुपाल? उसने कहा महाराज, वास्तव में आप ही अपराधी हैं उस सिपाही को मारने के, आपने ही उसकी हत्या की है, ये इसका मेरे पास साक्षात प्रमाण है। तो मैं आप सिपाहियों को आदेश दे रहा हूँ कि आपको हथकड़ी लगाई। सम्राट अशोक चुप हो गए। उसने कहा महाराज, इसका मतलब आप अपना गुनाह स्वीकार करते हैं, आप ये स्वीकार करते हैं कि आपके द्वारा सिपाही की हत्या की गई है। लेकिन महाराज, कारण कोई भी हो, किसी भी कारण से हत्या की गई हो, वह एक अपराध है, अपराध तो आपने किया है, तो उसकी सजा तो आपको जरूर ही मिलेगी। अब उसने कहा महाराज, चाहे एक सामान्य आदमी हो चाहे कोई राजा, यदि वह अपराध करता है तो उसको दंड तो मिलना ही होगा, मिलना ही निश्चित है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उसने कहा लेकिन आप महाराज हैं और आपके द्वारा किया गया ये पहला अपराध है, तो वैसे तो अगर अपराधी के हिसाब से देखा जाए तो आपको मृत्यु दंड मिलना चाहिए, क्योंकि आपका अपराध हत्या है और हत्यारे को तो मृत्यु दंड मिलना ही है, चाहे वो कोई भी है। लेकिन आप महाराज हैं और आपके द्वारा यह अपराध पहली बार किया गया है, इसके स्थान पर मैं एक दूसरा उपाय सुझाता हूँ आप सभी लोगों को। उसने कहा मंत्री, उसने अपने सिपाही को आदेश दिया, जाओ महाराज की बनी हुई वह सोने की मूर्ति जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बनवाई है उसको लेकर के आओ, और उसको दरबार में ला करके कहा कि ये महाराज हैं, ये सम्राट अशोक हैं, और आपके स्थान पर, क्योंकि आप एक राजा हैं और आपके बिना राज्य अधूरा हो जाएगा, अव्यवस्था हो जाएगी, हमारा राज्य सूना हो जाएगा, इसीलिए आपके स्थान पर आपकी मूर्ति को फांसी की सजा दी जाएगी। क्योंकि सजा लेना तो लाजमी है, लाजमी जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि अपराधी को यदि सजा नहीं दी जाएगी तो वह भविष्य में फिर से अपराध करेगा, और दूसरे लोगों के मन में भी यह डर बैठ जाएगा कि यदि इस राज्य में महाराज को ही नहीं बख्शा गया, महाराज को ही नहीं छोड़ा गया अपराध करने के बाद, तो एक आम आदमी की तो क्या दशा होगी। ये सोच करके महाराज दूसरे लोगों को
भी सबक मिलेगा और जो हमारे राज्य के लोग हैं वो भी इससे इस बात से सबक लेंगे कि हमें कभी भी कोई अपराध नहीं करना चाहिए। अब ये सजा सुन करके महाराज खुशी के कारण गदगद हो गए। गदगद हो जाना मीन्स अत्यधिक प्रसन्न हो जाना, बहुत अधिक प्रसन्न हुए महाराज और उन्होंने न्याय मंत्री की जय जयकार करवाई और न्याय मंत्री को अपने सीने से लगा लिया और कहा वाकई में ही वास्तव में ही तुम ये एक सच्चे न्याय मंत्री हो। तो बच्चों अभी इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें दो शिक्षा मिलती है। पहली शिक्षा तो ये मिलती है कि राजा हो या एक सामान्य आदमी हो, यदि वह अपराध करता है तो कानून की दृष्टि में उसको सजा ही मिलना चाहिए। और दूसरी शिक्षा में ये मिलती है कि राजा अपनी जनता में घूम घूम करके किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, किसी को कोई दुख तो नहीं है, यह जानने का हमेशा ही प्रयास करते थे। कैसे प्रयास करते थे? वो रात्रि के समय अपना वेश बदल करके वो जन भ्रमण करते थे और अपने राज्य में लोगों से मिलते थे और उनसे कहते थे कि आप लोगों को यदि कोई कष्ट है तो आपस में उस समस्या का समाधान निकालने का पूरा प्रयास करते थे। बच्चों अभी हमने ये कहानी पढ़ी, इसके जो राइटर थे हमारे सुदर्शन जी, इसके जो राइटर थे वह श्री सुदर्शन जी थे, जिनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। तो बद्रीनाथ शर्मा के द्वारा लिखी गई ये कहानी आज हमने सुनी, आज हमने पढ़ी न्याय मंत्री। तो बच्चों न्याय मंत्री एक पद है जो न्याय के पद पर व्यक्ति आसीन है, उसको ही न्याय मंत्री का नाम देते हैं। तो बच्चों अभी प्रश्न ये उठता है कि जो इस चैप्टर से संबंधित कुछ मुहावरे हैं, इस चैप्टर में आए हुए या इस पार्ट में आए हुए कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, कुछ शब्दार्थ हैं या कुछ छोटे छोटे एक वाक्य के प्रश्न हैं, उन सभी को हमें अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए। क्योंकि यदि हमने वो प्रश्न, वो मुहावरे, वो शब्दार्थ अच्छी प्रकार से समझ लिए, अच्छी प्रकार से पढ़ लिए तो हमें इस चैप्टर को समझने में, इस पार्ट को पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी। अब मैं कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करती हूँ आप सबके सामने। सबसे पहला प्रश्न है, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? क्यों खोल दिया था? जब रात्रि में उस परदेशी ने आकर के शिशुपाल का दरवाजा खटखटाया तो शिशुपाल ने दरवाजा खोल दिया कि देखे कौन आया है। अब प्रश्न नंबर 2 है, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? शिशुपाल कुछ कर दिखाना चाहता था अपने राज्य के लिए, वह सिर्फ एक अवसर की तलाश में था कि जब उसको कुछ करने का मौका मिल जाएगा तो वह अपने आप को प्रमाणित कर देगा। अब नेक्स्ट है, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? न्याय के विषय में शिशुपाल के विचार थे कि राजा हो या सामान्य जनता, यदि अपराधी है तो उसको समान रूप से ही दंड मिलना चाहिए। किसी को ये राजा है, इस अपराध के लिए इसको नहीं दंड दिया जाएगा, ये एक आम जनता है, इसको जरूर दंड मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। परदेशी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? परदेशी स्वयं सम्राट अशोक थे और उसने दूसरे दिन अपने मंत्रियों को भेज करके या अपने सिपाहियों को भेज करके शिशुपाल को अपने राज्य दरबार में बुला लिया। राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां ऐसे बदल गई जब शिशुपाल न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त हुए तो उन्होंने न्याय की व्यवस्था सुचारू रूप से, संगठित रूप से कर दी ताकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप ना कर सके। फिर वही बात है कि राजा हो या सामान्य जनता, सभी के लिए नियम और कानून एक समान थे। पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसे हो गई? शिशुपाल को जब पता चला कि उस दरबारी की हत्या कर दी गई है, राजा के द्वारा कर दी गई है, यह जानने के बाद शिशुपाल असमंजस में पड़ गए। उनकी समझ में नहीं आया कुछ दिनों के लिए कि वह क्या करे, क्या निश्चय करे, किसको वह अपने मन की बात बताए। वह राजा को स्वयं करे कि आप दोषी हैं या अपने मन में ही इस भावना को दबाकर रखे। अपराधी का नाम पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? उसने भरे दरबार में सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ, जा करके अपराधी को गिरफ्तार करो। सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? सम्राट अशोक ने रात्रि के समय परदेशी का भेष बदल करके, गली गली घूम करके, गांव में जाकर के शिशुपाल का पता लगा करके उस व्यक्ति की खोज की कि जो वास्तव में न्याय मंत्री बनने के पद के काबिल था। सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उन्होंने उसको न्याय मंत्री के पद के साथ साथ दी। सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? जब सम्राट अशोक ने देखा कि
न्याय को इंसाफ दिलाने के लिए इस शिशुपाल ने मुझ जैसे राजा को भी नहीं छोड़ा। और इसके मन में जरा भी घबराहट नहीं हुई कि यदि मैं राजा को पकड़वाने की बात कह रहा हूँ तो कहीं राजा को गुस्सा ना आ जाए और वो उल्टा मुझे ही अपराधी घोषित कर मुझे ही मृत्युदंड ना दिला दें। उसके मन में जरा भी ये खौफ नहीं आया और न्याय दिलाने के लिए उसने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की और राजा को तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया पकड़ने के लिए। न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट को अपराधी तो बोल दिया लेकिन उनको मृत्युदंड नहीं दे सकते थे। उन्होंने उनके स्थान पर सोने की मूर्ति बनवा करके उस मूर्ति को फांसी की सजा दिलवाई। अभी देखो अपराधी को दंड भी मिल गया और राजा का जीवन भी सुरक्षित रह गया। न्याय मंत्री निवृत्त क्यों हो गए? जब महाराज ने कहा कि तुम्हें डर नहीं लगा कि तुमने मुझे भरे दरबार में अपराधी घोषित कर दिया, तो यह सुन करके महाराज क्या हो गए? निरुत्तर हो गए कि भाई इसके सामने तो कोई भी पद महत्वपूर्ण नहीं है, मैं सम्राट ही क्यों ना हूं, यदि मैंने कोई अपराध किया है तो मुझको भी दंड जरूर मिलेगा। निम्नलिखित विधान मीन्स बातें, इस कहानी में कौन सी बात किसके द्वारा कही गई है, किस पात्र के द्वारा कही गई है, यही हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है यह मेरा सौभाग्य है। यह बात शिशुपाल ने कही थी कब? जब महाराज ने आकर उसका दरवाजा खटखटाया और उसको कहा कि मैं परदेसी हूँ और आज रात आपके यहाँ गुजारना चाहता हूँ। तब शिशुपाल ने कहा था कि यह तो मेरा सौभाग्य है। दोष निकालना तो सुगम है परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। यह बात सम्राट अशोक ने शिशुपाल के घर पर शिशुपाल से कही थी जब शिशुपाल ने कहा कि राज्य में न्याय व्यवस्था अच्छी नहीं है, यदि मुझे मौका मिले तो मैं इस व्यवस्था को अच्छा करके दिखाऊंगा। तब यह बात राजा ने शिशुपाल से कही थी। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। हाँ, ये बात किसने कही? यह बात शिशुपाल ने कही कि मुझ ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। यदि मुझको न्याय मंत्री नियुक्त किया गया तो मैं न्याय का डंका बजाना मीन्स न्याय की बातें होना, पूरे राज्य में न्याय से संबंधित बातें होना, यह बातें मैं साबित करके दिखाऊंगा। महाराज यह राजमुद्रा वापस ले लें, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। यह बात शिशुपाल ने कही जब उन्होंने महाराज को मृत्युदंड की सजा सुनाई। उसके बाद उनको ऐसा एहसास हुआ कि मुझे इस पद पर कार्य करते हुए नहीं रहना चाहिए क्योंकि मैंने सम्राट महाराज को ही फांसी की सजा सुना दी। तब उन्होंने कहा था कि जो अंगूठी आपने मुझे उपहार स्वरूप दी थी या मंत्री बनाते नियुक्त करते वक्त दी थी, आज मैं अंगूठी आपको वापस देना चाहता हूँ। अब है विरोधी शब्द दीजिए। परदेशी, परदेशी का क्या होगा? परदेशी का होगा देशी, अपने देश में रहने वाला, या स्वदेशी, अपने देश में रहने वाला, अपने प्रदेश में रहने वाला। आदर, निरादर, अपराधी, निरपराधी, सुप्रबंध, कुप्रबंध, गिरफ्तार, आजाद, स्वीकार, अस्वीकार। अब समानार्थी शब्द, समानार्थी एक जैसे समान अर्थ वाले शब्द। सबसे पहला है अतिथि। अतिथि होता है मेहमान। सुगम, सरल, कठिन, मुश्किल, हैरान, आश्चर्यचकित, निस्तब्धता, सन्नाटा, चुप्पी, निरुत्तर, चुपचाप रह जाना, बिना उत्तर के, खामोश। सोच कर बताइए, ये आपके अपने लिए है। यदि आप न्याय मंत्री होते तो क्या करते? सम्राट अशोक की आंखें किस कारण खुल गई और शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने क्यों प्रशंसा की? ये सब आप इस चैप्टर के आधार पर अपने शब्दों में इन उत्तरों को लिखने का प्रयास करेंगे। इससे क्या होगा? आपकी लिखने की जो एक शक्ति है वह बढ़ेगी और आपकी जो नॉलेज है इस चैप्टर के प्रति वह भी बढ़ जाएगी। अब है न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने राजमुद्रा दी, इसका क्या अर्थ है? उन्होंने यह कहा था कि यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है। ओके, अभी हमारा यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। योग्यता विस्तार करने के लिए अपने प्रति यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय हुआ है तो उसके बारे में आप अपनी कक्षा में उस बात को बता सकते हैं, लिखकर भी बता सकते हैं, मौखिक रूप में भी सबके सामने बता सकते हैं। और यदि आपने कहीं अन्याय होता हुआ देखा है तो आप उसके बारे में लिख करके
अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों को सुना सकते हैं या अपने अध्यापक के साथ भी इस बात की चर्चा कर सकते हैं, या इस कहानी का नाट्य रूपांतर करके आप अपने कक्षा में भी प्रस्तुत कर सकते हैं या प्रार्थना सभा में भी अपने छोटे भाई बहनों को इसका नाट्य रूपांतर दिखा सकते हैं। अब मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि बच्चों आपको आज यह अध्याय समझ में आया होगा। यदि नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट जब रीजन पार्ट करेंगे उसके बाद फिर हम इसको पूरा डिस्कशन करेंगे, अपने इसके ऊपर हम चर्चा